दोस्तों नमस्कार। मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, मतदान तो खत्म समझिए, एक क्षण बाकी है 7वां, जहां 57 सीटों के लिए और हो रहा है, ये भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब सारे देश की निगाहें 4 जून पे है, जिस दिन मतगणना होगा। तो लगभग 11-12 बजे तक ये पिक्चर उभर करके सामने आ जाएगी कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, किसकी सरकार बन रही है। बहुत मजेदार होगा, खुशी का माहौल भी होगा, घबराहट का भी माहौल होगा। मैं तो ये तक दावा कर रहा हूं कि मोदी जी हार करके भी सरकार बनाएंगे। अब आप सोचेंगे हार जाएंगे तो सरकार कैसे बनाएंगे? मैं यही बताने वाला हूं कि मोदी जी हार कर कैसे सरकार बनाएंगे। आपने देखा होगा कि जब 2014 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने खुद को चौकीदार बताया था। 2024 तक चौकीदार से भगवान तक हो गए और 2024 में अगर वो चुनाव हारते हैं तो कैसे वो संसद के देश के विधाता बनेंगे, उसी पर चर्चा करने वाला हूं। 400 सीट का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में दावा किया था कि इस बार वो पूर्ण बहुमत में नहीं बल्कि 370 सीट लेकर के आएंगे। क्या मोदी जी भविष्यवक्ता थे? क्या ये मौका नहीं देना चाहते थे जनादेश को कितनी सीट ले आएगी? आधार क्या था 370 सीटों के दावे का? और तो और 5वें चरण के बाद अमित शाह जो मोदी को चलाते हैं, मोदी देश को चलाते हैं, अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी को चला रहे हैं। उन्होंने तो दावा कर दिया कि हम 270 पार कर चुके हैं और 310 तक पहुंच गए हैं और 90 सीट हमें अंतिम 2 छठे और 7वें चरण में प्राप्त हो जाएगा। तो क्या दोनों लोग इस देश के विधाता हो गए हैं? इन्होंने मतगणना के पहले किस आधार पर यह तय कर लिया कि देश में उनकी सरकार बनने जा रही है? तो मैं बताता हूं कि किस आधार पे वो बता रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी। नंबर 1 बात, जिस तरह से देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की नियुक्ति हुई, वो भी विवादों में है। इस चुनाव में सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से बाहर किया गया और प्रधानमंत्री ने अपने मन का, अपनी पसंद का चुनाव आयुक्त नियुक्त कर लिया। चलिए, अपने मन का कर लिया, यहीं तक बात नहीं है। देश के पहले चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार हैं, जिनको जेड श्रेणी की सुरक्षा चुनाव के दौरान प्रदान की गई है। आखिर देश का जब चुनाव आयुक्त सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? क्या जरूरत पड़ गई राजीव कुमार को जेड श्रेणी की? ये भी आपको विस्तार से अभी आगे पता लगेगा कि आखिर कारण क्या है। मोदी जी अगर 400 पार कर जाते हैं, 270 का बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, तब तो सब कुछ सामान्य है, जैसा कि दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कहीं अश्वमेध का चुनावी घोड़ा 220 और 230 पे आकर टिक जाता है
तो मोदी हार करके भी कैसे सरकार बनाएंगे उस पर चर्चा कर रहा हूं और 3 बातों को प्रमुख रूप से समझाना चाहता हूं। पहला, तो क्या जरूरत पड़ गई थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने की, और दूसरा, देश के सेना प्रमुख को 1 माह का सेवा विस्तार दे दिया गया जबकि वो रिटायर हो रहे थे, और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। देश के 2 जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल देश के आर्मी चीफ की दौड़ में थे। एक हैं उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो जम्मू कश्मीर राइफल में हैं, दौड़ में थे। दूसरे, दक्षिण कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, जो गोरखा राइफल से आते हैं। इन दोनों को दरकिनार करके जब देश में चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे समय में आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि आर्मी चीफ को 1 माह का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब हम तीसरी बात पे आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली बदली बदली नजर आ रही है। संसद की सिक्योरिटी बदल दी गई है, मॉक ड्रिल करा जा रहा है। कि क्या जरूरत है कि चुनाव के मध्य में संसद भवन के अंदर, उनके गलियारों में, उसके कैंपस में मॉक ड्रिल चल रही है? तो 3 बातें समझ लीजिए, कारण क्या है। अगर इनके चुनाव का अश्वमेध का घोड़ा 220 और 230 पर रुक जाता है तो आखिर कैसे सरकार बनेगी, वो भी बताता हूं। वो भी चंडीगढ़ मॉडल पे बताता हूं। ये 220 230 लेकर के आएंगे और एन के पकड़ राष्ट्रपति जी इनको सबसे बड़े दल के रूप में न्योता देंगी, बुलाएंगी और शपथ दिलाएंगी। इनको साबित करना होगा सदन में अपना बहुमत, वो भी नाटक होगा। बहस होगी, एन के पकड़ जो इंडिया गठबंधन के लोग आएंगे उनको उसी दौरान सदन से निलंबित किया जाएगा, वो बाहर जाएंगे और बचे हुए जो लोग होंगे उनमें मत विभाजन होगा। और जब मत विभाजन होगा तो ये 270 का आंकड़ा 230 के आंकड़े पर ही एक बड़े दल के रूप में बहुमत प्राप्त कर लेंगे। यानी रास्ता साफ है कि सरकार बना लेंगे। आप उस स्थिति में सोचिए कि देश में जो सिविल सोसाइटी है वो क्या करेंगे। पूरे देश को एक बात समझ में आ जाएगी कि मोदी जी सत्ता छोड़ने वाले नहीं है। तो क्या लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा? अब ये संसद की लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी, और जब सड़क पे लड़ी जाएगी लड़ाई तो याद करिए 1975 का दौर, जब देश में इमरजेंसी लगा था। क्या आने वाले समय में हमारा देश, भारत देश, आपातकाल का सामना करेगा? और मैं ये पूरे दमखम के साथ कह रहा हूं कि अगर 220 और 230 पे इनके चुनाव के अश्वमेध का घोड़ा रुकता है, इतनी आसानी से मोदी जी सत्ता छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि इन्होंने तो पिछले सत्र में लोकसभा में कहा था कि हम 370 लेके आ रहे हैं।
तो 370 किस आधार पे लेके आ रहे हैं? कौन सा ऐसा काम उन्होंने कर दिया है कि दूसरी बार ये दावा कर रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे? भविष्यवक्ता हैं। अभी और देखिए क्या होगा। जैसे ही 1 तारीख को चुनाव प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया खत्म होगी, 1 तारीख को शाम को खत्म होगी, 2 तारीख 3 तारीख को सारे गोदी मीडिया चिल्लाने लगेंगे 400 पार, 400 पार, 270 का बहुमत पार कर गए हैं, यानी पूरे देश का ब्रेन वॉश करेंगे। इसी बीच में तमाम ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता आएंगे और बताएंगे शुक्र 10वें भाव में है, बुध 3रे भाव में है, मंगल फलाने भाव में है, और ये साबित करने का कोशिश करेंगे कि मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर रहे हैं। ये क्या है? ये देश की जनता का ब्रेन वॉश किया जाएगा और बताया जाएगा कि राहुल यहां भाग रहे हैं, सोनिया यहां भाग रही हैं, टिकट बुक हो चुका है। जैसा कि पिछले चुनाव प्रचार में मोदी जी ने कही दिया है कि दोनों लड़ाके ठकाठक बाहर चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे, छुट्टी मनाने चले जाएंगे। लेकिन एक बात गौर करिए कि अगर इस तरह की सरकार देश में बनी कि 220 और 230 के आंकड़े वाली सरकार बनी, तो आखिर देश चलाएंगे कैसे? ये देश चलाने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। तो पूरी तरीके से हमें जो लगता है, जब ये बहुमत साबित कर ले जाएंगे, सड़कों पे बगावत होगी, लोग संसद से सड़क तक आकर के अपनी लड़ाई लड़ेंगे, तो आपातकाल लगेगा इस देश के अंदर। पूरी संभावना है आपातकाल लगने की, और जनता को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब पब्लिक डोमेन में जो ये दावे किए जा रहे हैं, किस आधार पे किए जा रहे हैं? मोदी को मालूम हो चुका है, पूरे देश को मालूम हो चुका है, इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। और एक जो बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, कल मोदी ने पूरे देश में कहीं भी जनसभा नहीं की है। प्रधानमंत्री आवास में बैठ करके फाइलें निपटा रहे थे। अब ये कौन सी फाइल निपटाई जा रही थी? क्या योजना बन रही थी? जब आखिरी दौर में उनकी खुद की वाराणसी सीट नहीं फंसी है, तो प्रत्याशी हैं वो, उन्हें वहां लगना चाहिए। देश की 58 सीटों पे चुनाव हो रहा है, और जब ये 58 सीट केवल बचा, तो या तो वो आश्वस्त हैं कि हम 270 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, तो चलिए ठीक है, क्या की कोई जरूरत नहीं है वाराणसी में। लेकिन अगर ऐसा नहीं महसूस करते हैं, तो कल का दिन, इतना महत्वपूर्ण दिन, वो प्रधानमंत्री आवास में बैठ करके छुट्टी क्यों मना रहे थे? बड़ा कारण है। आप देखिए कि इस बीच उन्होंने चुनाव के दौरान कम से कम 50 इंटरव्यू मीडिया को दिया है, विभिन्न संस्थानों को, और जबकि इन्होंने 10 साल में 10 इंटरव्यू नहीं दिया होगा। सारे इंटरव्यू के अलग अलग बात नहीं थी, एक बात को बार बार दोहराते रहे, चेहरे पे वो रौनक नहीं दिखाई पड़ी। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि मोदी हार करके भी सरकार बनाना चाहते हैं और बनाएंगे। इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। देश में आपातकाल न लगे। मेरा तो देश के लोगों से निवेदन है कि अगर संसद से सड़क तक आना पड़ता है देश की सिविल सोसाइटीज को, तो कोई अफरा तफरी नहीं मचाना चाहिए। गांधी जी के रास्ते पे चलना होगा, शांति से मुंह बंद करके सत्याग्रह करना पड़ेगा। सत्याग्रह हमारा हक है, हिंसक नहीं होना चाहिए।
आपातकाल लगा दें, चाहे जो काल लगा दें, लेकिन मेरा देश की जनता से ये अपील है कि शांतिपूर्ण सत्याग्रह के लिए तैयार हो। ये हिंसा भी फैलाना चाहेंगे, उसका भी सामना करना पड़ेगा। उसका सामना केवल हम शांतिपूर्ण सत्याग्रह से ही करेंगे। यही मेरा पूरे देश से निवेदन है। जय संकेत, जय भारत।